जी सर, सामान हाँ 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 आपको कहिए साहनवाद का आपका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। दांत में दर्द हो चलिए मुंगेर नहीं आप खबर किए नहीं किए कि अब कमांडर जनरल सलाम सलामी सर कमांडर बाजो सर अरे आगे अरे आप लोग अरे आगे हटिए ना आप लोग आगे से जरा सा बगल होके पकड़ लो थोड़ा सा अरे हल्का झूला पीछे दीपक जी अरे आप अरे अस्थिर से माता जी बुलाइए माता जी आइए उनको बोल आप लोग थोड़ा पीछे आप पकड़ने हटिए ऐसे नहीं मत करिए, ये हमारे स्टाफ है, उनको दे दीजिए आप कागज। और जितनी बार हर 15 मिनट के बाद लोग आते जाएंगे और हम यहाँ तो वहाँ पहुँचते जाएंगे। आप अगर आपकी रुचि है अपना कागज पे तो दे दीजिए उनको। पुस्तिका का विमोचन करें। वो सब बहुत ही है क्या वही उससे आवे मुख्यमंत्री अब माननीय आदमी हुआ घूरे मुख्यमंत्री एटीएम से आपके पास भागलपुर के कलेक्टर साहब गए, आप लोगों को भेज दिया, अपनी बात बता दीजिए, वहीं पर
काम होने दीजिए। वितरण हेतु तैयार किया गया है। इस योजना से इस पंचायत को पूर्णतः आच्छादित किया गया। पुष्पा कुमारी माता बसंती देवी मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र पाया। सुनील कुमारी माता किरण देवी मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। महागरीब भूमि है, इसके अलावा 20 इसकी जमीन 3 इसकी जमीन मकान मॉडर्नाइजेशन के तहत एवं विरोध पूर्व आज इस ऐतिहासिक धनारा गांव की ओर से हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन है। भाई और बहनों, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अमित रमन जी, राजकुमार सिंह जी, जदयू नेता प्रदेश के नेत्री श्रीमती काकसा प्रवीण जी, विमल देव जी और सभी यहाँ पदाधिकारी विश्वास यात्रा को लेकर के आए। हमें विश्वास है अगले 4 महीने में जो अधूरे काम है उसमें से अधिकांश कार्य पूरे किए जाएंगे। आज 101 करोड़ की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटित। आज यहाँ आने का अवसर मिला है। विश्वास यात्रा में हम प्रत्येक जिले में सुबह कोशिश करना एक गांव की यात्रा करते हैं और वहाँ विकास की योजनाओं का निरीक्षण करते हैं, पता लगाते हैं, स्वयं देखते हैं यहाँ काम किस प्रकार से हो रहा है, लोगों से बातचीत करते हैं और फिर जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं उनसे मिलते हुए फिर उनको संबोधित भी करते हैं। भागलपुर के लिए गांव में मुझको आज के दिन जाना था। मैं अभी सोच रहा था कि किस गांव में जाऊं, क्योंकि बहुत पहले इसके बारे में जानकारी जिला प्रशासन को अंतिम तौर पर हम लोग नहीं देते हैं। जिला प्रशासन के लोग अपनी तरफ से कुछ स्थानों की सूची भेजते हैं, कभी कभी उनकी बात मान लेते हैं, कभी कभी स्वयं भी हमारे कार्यालय के लोग पता करते हैं और कभी हम व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेते हैं किस गांव में जाएंगे। भागलपुर के बारे में हमारे अधिकारी अभी सोच विचार कर रहे थे कि धरहरा गांव के बारे में, यहाँ की खासियत के बारे में मुझको जानकारी मिली। भागलपुर से हिंदुस्तान अखबार निकलता है, उसके संपादक है श्री विनोद बंधु जी। उनके बच्ची की शादी है और अपने बच्ची की शादी का कार्ड देने के लिए वो हमसे मिलने आए। मैं पटना में उस दिन था, सुबह मेरे पास आए थे और जो ही चर्चा चल पड़ी और उन्होंने बात के क्रम में ये बताया कि भागलपुर आप जा रहे हैं और आज ही उनकी लड़की की शादी है पटना में, मैं तो नहीं पाऊंगा, वो बता रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि भागलपुर में एक गांव है जहां हम गए थे और हमने इसको छापा भी है। ऐसा गांव है जहां अगर लड़की पैदा होती है तो उसके परिवार के लोग गांव में फलदार वृक्ष लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं और जो पेड़ बड़ा होता है, फल देने लगता है, तो फल
से जो आमदनी होती है उसको जमा करते हैं, और जब तक एक लड़की शादी के लायक होती है तब तक वृक्ष से, फलदार वृक्ष से जो कुछ आमदनी होती है उसके खाते में जमा रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि लड़की पैदा होने के बाद न जाने बहुत लोग मायूस होते हैं, लेकिन एक ऐसा गांव है जहां अगर बच्ची पैदा होती है, कन्या पैदा होती है तो लोग खुशी मनाते हैं और वृक्षारोपण करते हैं। मैं उनकी बात से सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसी क्षण मैंने तय किया कि और बार कहीं और जाएंगे, लेकिन इस बार तो हम धरहरा गांव ही जाएंगे। और वही हमने वहां से सूचना भेजी कि भागलपुर में विश्वास यात्रा के क्रम में हम धरहरा गांव ही आएंगे। यहाँ आने के बाद हमने देखा चारों तरफ हरियाली है। मैं जानने की कोशिश करता रहा। जब मैं यहाँ आया तो एक कन्या के परिवार के लोगों ने मेरे हाथ से, उसके पिता का नदी है बच्ची, उसके पिता है सौरभ जी, हमसे उन्होंने वृक्षारोपण कराया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मैं भी इस पुलिस काम में हिस्सा बटा सका। आप तो इतना बड़ा काम करते हैं, इतना पुलिस कार्य करते हैं, उसमें आपने मुझको भी शामिल किया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद लोगों से बातचीत करने के लिए हम बैठे, लेकिन अभी हम गांव की महिलाओं से पूछ ही रहे थे भाई ये कब से परंपरा चल रही है। लोग बता रही थी कि दादा परदादा के समय से परंपरा चली आ रही है, लेकिन वहां भीड़ इतनी हो गई, कोलाहल इतना हो रहा था कि मैं कुछ बात करके समझना चाह रहा था, लेकिन उसका वातावरण बन नहीं पा रहा। खैर उसी भीड़ में यहाँ पर मंच पर भी बैठी हुई है। जो कुछ भी जानकारी मिली मैं यहाँ के जिलाधिकारी को कहूंगा कि यहाँ फिर से एक दो समझदार और जिनकी रुचि है पर्यावरण में ऐसे अपने अधिकारी को यहाँ भेजे, वो दिन भर रहे, जरूरत पड़े तो अगले दिन रहे, ये पूरा सब लोगों से बातचीत करें। और इस गांव में जो इतना बड़ा काम होता है इसका डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, इसके कागजात बनने चाहिए, दस्तावेजीकरण होना चाहिए। सबसे लगना शुरू हुआ मेरी पूरी दिलचस्पी है। आखिर कोई तो व्यक्ति होंगे जिनके मन में ये बात आई और पहली बार उन्होंने किया होगा, तो इन सब चीजों के बारे में जानना चाहिए। और सब चीजों का दस्तावेज अगर ये बन जाए तो धरहरा का ये दस्तावेज हम बिहार भर में प्रचारित करेंगे, इसको प्रसारित करेंगे, ताकि दूसरे गांव के लोग भी इसका अनुकरण कर पाए। और फिर मीडिया के लोगों ने जब इस बात को सामने लाया है, तो जब मीडिया किसी बात को पकड़ लेता है तो फिर चारों तरफ उसकी खबर फैल जाती है। और आखिर मीडिया के माध्यम से तो हम जाने इतनी बार आते रहे, हमारे साथ सब इलाके में काम करने वाले हमारे दोनों पार्टी में कार्यकर्ता है। यहाँ पर आए तो हम लोग पुराने साथी भी मिल गए, क्या नाम था उनका, सब लोग मिल गए, लेकिन कभी इस रूप में बात नहीं हुई। बात कितनी महत्वपूर्ण। आज एक तरफ लड़कियों के पैदा होने पर लोग परेशान होते हैं, दूसरी तरफ लड़की के पैदा होने पर जश्न बना करके लोग पेड़ लगाते हैं। हमने पूछा कितना पेड़ लगा दें, और अब तो इसको अभियान का रूप दिया जा रहा है। एक कन्या के उत्पन्न होने पर कम से कम 10 वृक्ष लगाएंगे, बहुत बड़ी बात। इसकी जानकारी पूरे सूबे में, सूबे के बाद पूरे देश में होनी चाहिए। और मुझको तो पक्का विश्वास है कि धरहरा की ये कहानी देश की सीमा को लांघ करके दूसरी जगहों पर भी पहुंचेगी। आज दुनिया भर में पर्यावरण पर चिंता प्रकट की जा रही है। अंधाधुंध जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं। और देखिए हमारा एक गांव है जहाँ लोग पेड़ लगा रहे हैं, ये कोई मामूली
पुनः अपनी प्रेरणा से एक सामुदायिक प्रयत्न है, पूरे गांव के लोगों का निश्चय है और वर्षों से इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। उत्सव मनाते हैं, बच्ची पैदा होती है, माँ बच्ची को गोद में लिए हुए रहती है और लोग समारोह पूर्वक वृक्षारोपण करते हैं। इसके लिए मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ और समस्त धराड़ा वासियों का मैं अभिनंदन करता हूँ और यही मैं चाहता हूँ और मेरे आने का यही मकसद था। ये जो धराड़ा के लोगों का अपना प्रयत्न है, इसकी चर्चा चारों तरफ फैले और इसका लोग अनुकरण करें। हम चाहते हैं नर नारी समता हो, महिलाओं को उनका अधिकार मिले। आपने हम लोगों को आशीर्वाद दिया काम करने का। हमने इस बिहार में महिला सशक्तिकरण किया, महिलाओं को, स्त्रियों को उनका अधिकार दिया। बिहार पहला सूबा बना जहां महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया और उसके बाद नगर निकायों में आरक्षण दिया गया। शिक्षा की नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। शिक्षा समितियां जो हमारी बन रही है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। हमने कोशिश की और फिर इसके बाद नारी सशक्तिकरण के लिए हमने कोशिश की कि हमारी लड़कियां पढ़े। माँ बाप गरीबी के कारण अपने बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं देते। छठा क्लास में पहुंचने पर लड़कियों को एक ढंग का कपड़ा उपलब्ध कराना पड़ता था। सब लोगों के पूछे की बात नहीं थी, वो लोग लड़कियों को स्कूल भेजना बंद कर दिए। हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने छठा क्लास में हर लड़की को, चाहे वो किसी जात बिरादरी की हो, किसी भी आय वर्ग के परिवार की हो, सबको 2 जोड़ी पोशाक, 1 जोड़ी जूती और एक बैग खरीदने के लिए हर लड़की को छठा क्लास में, 7वां क्लास में और 8वां क्लास में हमने 700 रुपया देना शुरू किया। उसका अंजाम हुआ कि मध्य विद्यालय में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी और उसके बाद 9वीं क्लास में जाने पर लड़कियों को हाई स्कूल जाने के लिए, क्योंकि दूर दूर पर हाई स्कूल है, हमने हर लड़की को साइकिल खरीदने के लिए पैसा देना शुरू किया। इन 2 योजनाओं से, पोशाक योजना और साइकिल योजना, इससे लड़कियों की संख्या स्कूल में बढ़ गई। मध्य विद्यालय में लड़की और लड़का लगभग बराबरी पर पहुंचने लगे और हाई स्कूल में भी कहा हमने जब ये योजना शुरू की थी 2007 में, तो पूरे बिहार में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या थी मात्र 1,70,000 और 3 साल के अंदर 2010 में साइकिल योजना चालू करने के बाद, लागू करने के बाद इस वर्ष संख्या हो गई है लड़कियों की 9वीं क्लास में पढ़कर 4,90,000। 1,70,000 से बढ़कर 4,90,000, लगभग 3 गुना लड़कियों की संख्या हो गई एक कार्यक्रम के जरिए। और आज तो ये इतना सफल हुआ, भागलपुर और पटना में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, आज देहात में लड़की साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही है। उसमें आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। भारी संख्या में बोर्ड की परीक्षा में, इंटर की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में लड़कों को पीछे छोड़कर वो आगे निकल रही। ये कोई मामूली बात नहीं, ये शुभ लक्षण। लेकिन हमने देखा पिछले वर्ष से कि लड़कियों में तो आत्मविश्वास आ रहा है। कहीं कहीं देखा लड़का कुछ मायूस होने लगा, कान में कहने लगा कि अंकल हम लोगों का क्या होगा। तो हम लोगों ने तय किया कि अब लड़के भी मायूस न हो जाए, उनको भी 9वीं क्लास में जाने पर लड़कियों की तरह ही साइकिल योजना का लाभ हम लोग दे रहे हैं। तो पूरी कोशिश है नारी सशक्तिकरण और शिक्षा पर जोर। नहीं पढ़ने के कारण लोग ठगते हैं, इंदिरा आवास में ठग लेता है, दूसरा स्कीम में भी ठगता है सब, नहीं पढ़ने के कारण। इसलिए हम सबसे अपील करेंगे, जरूर पढ़िए। हमको जो निरक्षर महिलाएं हैं, ऐसे 40 लाख महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए अक्षर आंचल योजना चला रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी कोशिश है सब पढ़े। और आप सबसे अपील है कि चाहे बेटा हो या बेटी, स्कूल पढ़ने के लिए जरूर भेजिए। और धराड़ा गांव में
जहाँ इतनी अच्छी परंपरा है, इतनी अच्छी परंपरा है, इस धरती से एक संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में अपने परिवार में किसी को अनपढ़ नहीं रहने देंगे। और एक अपील और करेंगे, अभी अश्विनी चौबे जी बोल रहे थे, पढ़ाना भी है और स्वच्छता पर भी ध्यान देना। घर घर में शौचालय बनाने के लिए, घरेलू शौचालय बनाने के लिए सरकार मदद कर रही है। सिर्फ बीपीएल परिवारों को नहीं, एपीएल परिवार को भी हम लोहिया स्वच्छता योजना के अंतर्गत मदद कर रहे हैं। एपीएल परिवार को भी 2000 रुपया की सब्सिडी मिल रही है। 2500 रुपया लगता है शौचालय बनाने में। तो हम आपसे अपील करेंगे, धरती से धराड़ा में इतनी शक्ति है, एक अभियान चलना चाहिए। जैसे सबको स्कूल भेजेंगे वैसे ही एक अभियान चलना चाहिए कि हर घर में अपना एक घरेलू शौचालय होना चाहिए। और उसके लिए सरकार की योजना का लाभ उठाइए, एक संकल्प लीजिए, हम खुले में शौच नहीं करेंगे। कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती है और महिलाओं के कष्ट को देखिए, उनको सवेरा होने के पहले बाहर जाना पड़ता है और अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है शाम में। ये कष्टपूर्ण जीवन, इससे छुटकारा दिलाने के लिए जब इस संकल्प लीजिए। तो आज हम यहाँ पर आए, मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है और इस गांव के इस अभियान में शामिल होकर मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। मैं सारे बिहार में घूम कर, बिहार के बाहर जाऊंगा वहां भी, लेकिन बिहार के अंदर घूम कर हम धरहरा की इस कहानी को जरूर प्रचारित करेंगे और धरहरा की परंपरा को अपनाने का हम सबको आह्वान करेंगे। आज के अवसर पर मैं बहुत ज्यादा किसी और विषय पर बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आया ही हूँ आज किसी बात पर जोर डालने के लिए, इसी बात पर सबका ध्यान खींचने के लिए। इससे ज्यादा मुझे नहीं बोलना है और आज मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि आज इस अवसर पर उन्होंने 101 करोड़ रुपए की लागत से 304 योजनाओं का उद्घाटन भी कराया। ये समस्याग्रस्त इलाका रहा है नौगछिया, हम इनके तकलीफ को कटाव से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। और आपको शायद मालूम हो गया होगा, अगर ये गंगा नदी पर पुल बन गया भागलपुर से आप जुड़ गए, तो कोसी नदी पर भी विजय घाट में पुल के निर्माण को हम मंजूरी दे रहे हैं, ताकि उधर से कोसी के इलाके से लोग आएंगे, यहाँ होते हुए भागलपुर तक पहुंच जाए, आवागमन में किसी को कठिनाई न हो। जहाँ एक तरफ हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया है, कल्याण पर जोर दिया है, वही हमने सड़कों पर और पुलों पर जोर दिया। बड़े बड़े पुल कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतने पुल 10-20 साल में 1 पुल बनता था, हम तो हर साल बड़ा बड़ा पुल बना रहे। कोसी नदी पर एक बरवाहा घाट पर पुल का काम चल रहा है। उसके पहले जब केंद्र में हम लोग की सरकार थी, आदरणीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, हम उनके सरकार में मंत्री थे, शाहनवाज जी मंत्री थे, तो उस समय कोसी नदी पर निर्मली में महासेतु के आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे। उस समय रेल सड़क पुल का काम शुरू हुआ, हमारी सरकार यहाँ बनी, कोसी नदी पर बरवाहा घाट पर पुल बनना शुरू हुआ। अब तक ये बिहार में सबसे अधिक लागत की पुल पर काम चल रहा, 700 करोड़ से ज्यादा की लागत है। और उसके बाद हम वही चैन से नहीं बैठे, विजय घाट पर भी पुल के बारे में हमने निर्णय ले लिया और बहुत जल्दी उसका जब टेंडर आदि का निर्णय हो जाएगा तो मुझको पक्का विश्वास है कि उसका हम काम शुरू करने के लिए भी जल्दी से जल्दी आने के लिए हम कोशिश करेंगे। और यही नहीं, गंगा नदी पर पुल बन रहा है, छपरा और आरा को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर पुल की मंजूरी हमने दी है, काम शुरू होने वाला। बख्तियारपुर से ताजपुर के बीच में गंगा नदी पर एक और महासेतु के निर्माण को हमने मंजूरी दी है। गंडक नदी पर जो हमारे चंपारण इलाके में है, गोपालगंज इलाके में दो गंडक नदी पर महासेतु पर काम चल रहा है। सोन नदी पर अरवल और सहार के बीच में काम चल रहा है। तो इतना बड़ा बड़ा पुल, एक आध पुल बना देते थे लोग, 10-20 साल बीत जाता था। यहाँ हम सारे साल इतना बड़ा बड़ा पुल बना रहे, छोटे पुल भी बना रहे।
पुल भी बना रहे। ये तो गंडक, कोसी, सोन और गंगा नदी की हमने चर्चा की। बूढ़ी गंडक पर न जाने कितना पुल, दर्जनों पुल, अन्य नदियों पर, बागमती पर पुल, कितने पुल का निर्माण हुआ। सड़कों का जाल हम लोग बिछा रहे हैं। केंद्र सरकार की सड़क है नेशनल हाईवे, उसको दुरुस्त करने के लिए हम राज्य का पैसा लगा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि दिल्ली के पैसा से यहाँ विकास का काम हो रहा है। धन्यवाद जी, एमपी है, बैठे हुए हैं यहाँ। अभी पार्लियामेंट में सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि बिहार ने नेशनल हाईवे पर 711 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया है, हम पैसा नहीं देंगे, इसलिए कि हमसे बिना पूछे किया। अब एक बात तो साबित हो गई कि दिल्ली की सड़क पर, भारत सरकार की सड़क पर राज्य सरकार का पैसा लगा है। ये केंद्र सरकार के मंत्री ने संसद में कहा और ये कहते हुए कि हम पैसा नहीं देंगे, ये तो अलग बात। और हम देखेंगे शाहनवाज हुसैन का जोर, हमारे जो बिहार के एमपी गए हुए दिल्ली में, उनका हम जोर देखेंगे कि बिहार का ये पैसा दिल्ली से दिलवाते हैं ये लोग या नहीं, ये तो इनका जोर देखेंगे। और जब देखेंगे कि इनका जोर नहीं चला तो फिर बिहार की जनता का जोर चलेगा और भाई भाई का होगा तो हम खर्चा कर रहे हैं। आजकल लोग कहते हैं दिल्ली के पैसा से काम हो रहा, अरे हाँ दिल्ली के सड़क पर बिहार के पैसा से काम हो रहा। उल्टा जोर तो हाल के पैसा देना नहीं। कोसी में इतनी बड़ी त्रासदी आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा है और एक पैसा नहीं मिला पुनर्वास के लिए, इंतजार करते रहे के साथ। अब हमने विश्व बैंक का दरवाजा खटखटाया, कर्जा ले रहे वहाँ के लोगों के पुनर्वास के लिए, तो आपने मौका दिया। हम लोग रात दिन मेहनत करते, चाहे जाड़ा हो या गर्मी या बरसात, हम चैन से नहीं बैठते, हम काम करते रहते, लोगों के बीच में रहते। यही नहीं कि पटना में बैठकर काम करते, हम गांव गांव में जाते रहते। गांव कहाँ पहुंच जाए ये लोग पहले से कभी कभी सोच नहीं पाते। चारों तरफ हम घूमते रहते हैं। आपने हमको जब आदेश दिया काम करने का तो हम सरकार के मुख्यमंत्री के नाते हम कभी अपना व्यवहार नहीं करते कि हमारे नाम पर सरकार चलती है बिहार में। हम यही सोचते हैं कि बिहार के लोगों ने मुझको अपना पहरेदार चुना है, अपना सेवक चुना है, वही हम आपके हित की पहरेदारी करते हैं और आपकी खिदमत करते हैं। और जब देखते हैं कोई बड़ा काम हो रहा तो हम जरूर आते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनकी बात दूसरी जगहों पर प्रचारित करते हैं। और इसी सिलसिले में आज आपके बीच में आने का अवसर मिला, जिसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। और आप इस तेज गर्मी की परवाह किए बगैर यहाँ पर मौजूद हुए, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और इस धरती को फिर से प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। यहाँ के बाद हमको जाना है नाथनगर में, भागलपुर मशहूर है बुनकरी के लिए और यहाँ का सिल्क दुनिया भर में जाता था। अगर भागलपुर को कहा जाए ये सिल्क नगरी है तो यह अतिशयोक्ति नहीं, पहले भागलपुर सिल्क नगरी कहलाती। हम फिर से चाहते हैं कि भागलपुर का वो जो गौरव है वो फिर से स्थापित हो जाए, भागलपुर फिर से दुनिया में सिल्क नगरी के रूप में मशहूर हो, हम यही चाहते हैं। इंतजार है बुनकरों की समस्या सुनने की। बुनकर पंचायत हमने लगाया, वहां हम बैठे, इसलिए आपके बीच आपको प्रणाम करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और फिर इसी प्रकार से आप अनुकरणीय काम कीजिए। और यहाँ तो ये ज्ञान की धरती, यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय दुनिया को ज्ञान देने वाली ये धरती रही है, ये दानवीर धर्म की धरती रही है। तो ये जो ऐतिहासिक धरती है पुरातत्व के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान है। वहां से इस प्रकार के विचार निकल सकते हैं। तो यहाँ के लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बार फिर आपका इस्तेमाल करते हुए हम ये आशा प्रकट करते हैं कि यहाँ के बुनकर जिन जटिल समस्याओं और परेशानियों से एक जमाने से हर शोर में नुमाया तरक्याती का रास्ता निकालेंगे। इस वक्त दम तोड़ते हुए
के बुनकरों की उम्मीद भरी निगाहें सिर्फ और सिर्फ आप पर टिकी हुई हैं। हम आगे बढ़ता रहे और इतना आगे बढ़े कि हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर फख्र के साथ कह सकें कि हम भी बिहारी हैं। श्री मोहम्मद जुम्मन अंसारी साहब, मोहम्मद अमीर अंसारी साहब। आपको देना भी होगा और लेना भी होगा। दोस्तों, आज आपको मालूम है कि हमारे मुख्यमंत्री ने शोरों में जो, और मैं मुख्यमंत्री से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हम लोग बुनकर जो है इतने ही मुसीबत में है कि हमारे 40% नौजवान हो गया है, खोखला हो गया है रात को जागते। दोस्तों, मैं एक चीज और भी कहूंगा कि एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे, हर गुजरगाहों को फूलों से सजाए रखिए। खबरगिरी नहीं लेते हैं इसलिए कि हमारे शहर का इंतकाल हो गया है। ये बच्चे भूख से पिलक रहे हैं, रो रहे हैं, घर के अंदर खाना नहीं है, चावल नहीं है। बच्चों को मैं दिलासा दे रहा हूँ, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लौटते हैं और अपने गोदाम में जाते हैं और बोरी में पूरा सामान, आटा, चावल, घी वो डालते हैं। और उनका एक खादिम था असलम, कहा कि असलम इस बोरी को मेरे कंधे पर उठाओ। कहा हुजूर मैं तो आपकी रोटी खाता हूँ, मैं किस वक्त के लिए हूँ? तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि असलम कल खुदा की अदालत में मुझको जवाब देना होगा। क्या है उमर, तुम्हारी हुकूमत में ये मेरी बूढ़ी हुकूमत रही थी और तुम क्यों नहीं देखे? वो बोरी लाकर उसके घर पर रखते हैं। बूढ़ी ने दुआ दी कि बेटा खुदा तेरा भला करे। कहा कि अम्मा मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं जिस बच्चे को रोता हुआ देखा था उसको जब तक के हंसता हुआ नहीं देखूंगा मैं जा नहीं। आज हमारे कुर्सी पर बैठने वाले को यह एहसास होना चाहिए कि कल खुदा की अदालत में हमको जवाब देना होगा। मैं महसूस ये होता है ये दौर तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। ये हो रहा है कि दोस्तों, तो इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ और अपने मुख्यमंत्री से बहुत चीज मैंने रखा और मुझे बड़ी खुशी हुई जबकि मैंने देखा था कि मौलाना निजामुद्दीन साहब फुलवानी शरीफ वाले से आप गले मिल रहे हैं। तो ऐसे बुजुर्गों की जब सरपरस्ती आपके हाथ में है तो आपको दुनिया की कोई ताकत दिल्ली के कुर्सी पर बैठने से ये आज तक आपको किसी ने खबर नहीं दिया। हमें उम्मीद है क्योंकि आपके बारे में बराबर हम रेडियो और अखबार में सुनते थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी रोटी नहीं मिलता है। हमें हर लोग ठोकर मारा है। लालू जी कहा था फुलकरवा नहीं बोलता, बात नहीं करता। हमें बहुत खुशी हुई जिस रोज आपका ये आया खबर कि 2 घंटा बुनकर के बीच में बात करेंगे। हमारे लिए सारे बुनकर के लिए सारे बुनकर को डूबते हुए नाव पर हम है, कोई खेमैया नहीं है, लाबे दरिया में बह रहे हैं। इंशाअल्लाह इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। नीतीश जी इस बात को ध्यान रखिएगा, बुनकर को देते हैं लेकिन बीच से कोई उठा के लेके भाग जाता है, सही बुनकर तक पहुंचाती है। फिर हम आपसे मिलेंगे। श्री अली अंसारी साहब, सभी सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भागलपुर प्रमंडल और जिला के सभी पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, बहनों और भाइयों, आज आपके बीच उपस्थित होकर मुझको खुशी हो रही है
विश्वास यात्रा के सिलसिले में हम विभिन्न जिलों में जा रहे हैं। ये हमारा 5वां चरण है। पश्चिम चंपारण से शुरू करके 4 चरण में हमने 16 जिला पूरा किया और 5वें चरण में जमुई और मुंगेर का कार्यक्रम करते हुए आज हम भागलपुर आए। भागलपुर में यहाँ आने के पहले हम एक गांव में थे, थरहरा। उस गांव की खासियत के बारे में हमने सुना, इसलिए हम वहां खींचे चले गए। वहां जब गांव में कोई लड़की पैदा होती है तो लोग पेड़ लगाते हैं। ये सुनकर मुझको इतनी खुशी हुई कि मैं विश्वास यात्रा के क्रम में जो एक गांव जाता हूँ हर जिले में, तो मैंने सोचा हम उसी गांव में जाएंगे। आज हम वही थे सुबह। और इसके बाद हमने सोचा कि हर जिले में शाम में हम शहर में मीटिंग तो करते ही हैं, भागलपुर में हम बुनकर पंचायत करेंगे। क्योंकि भागलपुर की जो खासियत है वो बुनकरी पर निर्भर है, बुनकरों पर निर्भर है। एक जमाने में भागलपुर का बना हुआ सिल्क दुनिया के कोने कोने में जाता था और भागलपुर को लोग सिल्क नगरी के रूप में जानते हैं। देर सवेर मिलों का प्रभाव बढ़ा, कई प्रकार की कठिनाइयां आई, बाजार का संकट, फिर जो चीज यार्न वगैरह सब, कई प्रकार के डाइंग की समस्या, अनेक प्रकार की जो समस्या आती गई, तो धीरे धीरे ये कारोबार पर असर पड़ गया। लेकिन भागलपुर की जो जान है वो यहाँ की दस्तकारी है। तो हमने सोचा कि भागलपुर में हम बुनकरों के बीच में जाएंगे और बुनकर पंचायत में शिरकत करेंगे, हम उनकी बात को सुनेंगे और कैसे उनका कारोबार बढ़े और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में उनसे चर्चा करें। और इसलिए हम आपके बीच में आज आए हैं और आकर के हमको खुशी हो रही है। जब हमारी सरकार बनी थी 4.5 साल पहले, तो हमने खुद ही बुनकरों की समस्या पर पटना में ही बैठक बुलाई थी। अली मंसारी साहब उसमें भी शामिल थे, हमें लोग भी बिहार भर से लोग आए थे, भागलपुर के लोगों को भी हमने एक बार बुलाया था और हमने पूछा था कि आपकी क्या समस्या है। तो जो बात उभर कर आई थी, बिजली की समस्या आई थी और बिजली का लाइन कटा हुआ था पुराने बकाए के चलते। तो हमने उस समय एक फैसला लिया था कि पुराने बकाए के बारे में निर्णय अलग से होगा, लेकिन नया कनेक्शन मान करके यहाँ बिजली की आपूर्ति की जाए। और वो बिजली की आपूर्ति की गई, जिसका उल्लेख कई वक्ताओं ने किया। और हमने उस समय पुराने बकाए में जो इनका कई प्रकार का चार्ज होता है, जो बकाया नहीं देने के बाद एक इनका चार्ज होता है, कहलाता है, वो बढ़ता चला जाता है। टीपीएस कहते हैं उसको। बकाया तो कुछ होता है, लेकिन उसके ऊपर वो जो चार्ज होता है, अधिभार होता है, वो बढ़ता जाता है, उस पर ब्याज लगता जाता है। तो बकाया कम है, लेकिन वो हर समय बढ़ता चला जाता है, तो एक बड़ी राशि हो जाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने 2 निर्णय लिया था। एक किया था वन टाइम सेटलमेंट, ओटीएस स्कीम। एक बार आप अपने बकाये को दे दीजिए तो डीपीएस का जो चार्ज था वो नहीं लगेगा। जो मूल बकाया है अगर वो देंगे तो ये लगाया, चालू किया गया। इसमें बहुत लोगों ने इसका लाभ नहीं लिया। फिर हमने कहा कि जो नया कनेक्शन लेंगे तो फिर वो उनको हम 1.5 रुपया प्रति यूनिट के दर से सब्सिडी देंगे। ये सब हमारा पुराना निर्णय है और उसके आधार पर हम लोगों ने अमल करना शुरू किया। इसका भी लाभ लोगों ने नहीं लिया। ये जो 1.5 रुपया हर यूनिट पर सरकार सब्सिडी देती है, आप जितना यूनिट भी खर्च करते, कंज्यूम करते, तो जो भी आपका बिल होता है 1.5 रुपया प्रति यूनिट सरकार मदद करती है। तो वो भी हमने देखा कि उसका लाभ, हम रिकॉर्ड को देख रहे, हमने जानकारी मांगी थी, बहुत कम लोगों ने उसका लाभ लिया, इक्का दुक्का लोगों ने उसका लाभ लिया। तो
इसका भी फायदा नहीं। ये नहीं कि हम लोगों ने शुरू में किया नहीं। और एक काम और किया था कि जो बुनकरों पर कर्ज है उसको हम, उनके ऊपर जो कर्ज है और उसके ऊपर सूद है, तो बैंक वालों से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि अगर मूलधन मिल जाएगा तो हम सूद की रकम माफ कर देंगे। तो ये बात हो गई। उसके आधार पर जिनका जो मूल कर्जा था उतना राज्य सरकार ने बैंकों को जमा करने के बारे में फैसला किया। तो वो भी बुनकरों को कर्ज मुक्त करने के लिए हम बराबर ही अली मंसारी साहब और दूसरे लोग आते जाते रहते हैं, उनसे हम पूछते रहते हैं। फिर यही नहीं, अन्य जगहों के लिए भी किया। बात कहां से शुरू हुई? बात भागलपुर के बुनकरों के साथ हमारी बातचीत हुई 2006 में, वहीं से ये सारी बातें शुरू। लेकिन भागलपुर के साथ साथ बुनकरों को इसका लाभ अन्य जगहों पर भी देने की नीति बन गई। वो पूरा बैंकों से हिसाब लेकर के ये काम किया गया। इसलिए आज हमारे साथ हमने नाम अपने शुरू करने के पहले जो संबोधन किया, हमने जिन लोगों को संबोधित किया उसमें नाम हमने लिया। आज हमारे साथ इस बुनकर पंचायत में बैठे हुए हैं वित्त विभाग के प्रधान सचिव। उनका क्या काम है? बैंकों के साथ बातचीत करके वो सूद माफ कर देंगे और मूलधन हम जमा करेंगे तो राज्य सरकार के खजाने से बुनकरों के ऊपर जो कर्ज है उतना बराबर रकम हम बैंकों को देंगे। तो आज हमारे बीच में भी सब वित्त विभाग के साथ तय हुआ। बुनकर का काम उद्योग विभाग देखता है। तो हमारे उद्योग विभाग के प्रधान सचिव भी हैं रामेश्वर सिंह, यहाँ पर वो भी बैठे हुए हैं। और खास करके इस बैठक में भाग लेने के लिए पटना से, ताकि उद्योग विभाग में जो कुछ भी करना पड़ेगा, हमारे उद्योग मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव भी है। और फिर बिजली से जुड़ी हुई समस्या है, इसलिए राज्य सरकार का जो ऊर्जा विभाग है उसके प्रधान सचिव रविकांत जी भी हैं। और बिजली बोर्ड के अध्यक्ष और उनके मेंबर शर्मा जी अध्यक्ष हैं और पीके राय जी उसके मेंबर हैं, दोनों आए। मतलब सबों को हमने बुलाया कि आप लोगों की बात सुनिए। पहले हम लोगों ने कर्ज माफी और बिजली के लिए निर्णय लिया था, कुछ बात आगे बढ़ी, लेकिन फिर वो जो बिजली माफ करने के लिए जो ओटीएस लागू किया उसका भी लोगों ने लाभ नहीं लिया। 1.5 रुपया प्रति यूनिट हमने सब्सिडी देने का निर्णय लिया, उसका भी लाभ ज्यादा नहीं लिया। और कहां अटका हुआ है अगर कोई चीज, जो हमने बुनकरों को कर्ज माफ करने का निर्णय लिया, उनको मुक्त कर देने का निर्णय लिया, बैंकों का जो पैसा हम दे करके, तो उसमें भी अगर कोई बात अटकी हुई है तो हम इन सब बातों को आपके मुंह से सुनते रहे। और पहले भी यहाँ क्या क्या मुद्दे हैं उसके बारे में भी। एक जो आज से 87 में घटना घटी थी, तो कौन कमीशन बना था? ना था। हाँ, तुम तो काम पूरा किए नहीं। हमने पता किया है तो मालूम हुआ कि पूरा काम नहीं किया, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। बहुत बार लोग कहते हैं उसकी रिपोर्ट जारी कीजिए, तो रिपोर्ट वगैरह नहीं। लेकिन हाँ, आज फिर अभी आप लोगों ने इसकी चर्चा यहाँ पर की है और पहले भी हमको जानकारी मिली है, तो हम इस मामले में डीजीपी को और गृह सचिव को दोनों को कहेंगे कि इस मामले को नए सिरे से आप देख लीजिए। और यहाँ पर डीएम और एसपी दोनों बैठे हुए हैं, ये दोनों इस पूरे मामले को फिर से देख लें। हम लोग क्या मदद कर सकते हैं? 23 साल पुरानी बात है, उसमें जो बुनकर लोग हैं उनको क्या हम लोग कैसे इनकी सहायता कर सकते हैं? अब ये पुरानी बात हुई, अब क्या हो सकता है? ये अदालत से भी जुड़ा हुआ मसला है। तो इन सारी चीज़ों पर डीपी जो होंगे आपके, उन सबों से राय लीजिए। और हम पटना में कहेंगे, गृह सचिव आमिर सुहानी जी हैं और हमारे डीजीपी हैं नीलमणि जी, उन दोनों को हम कहेंगे कि इसके बारे में विमर्श कर लें और आप लोगों से चर्चा कर लीजिएगा। और पुरानी रिपोर्ट और उसके ऊपर जो की गई कार्रवाई है उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन बहरहाल 2-3 मुद्दे। एक, हम कोई काम करने के पहले एक एक करके हम बता दें। अभी हम कई लोगों की बात सुन रहे थे। अब समस्या ये है कि हॉस्पिटल में 2 बेडशीट खरीदा जाता है,
राज्य स्वास्थ्य समिति है और जिला स्वास्थ्य समिति है कलेक्टर की अध्यक्षता में, वो हॉस्पिटल के लिए बेडशीट खरीदती है, दवा भी खरीदती है। तो वो खरीदने का काम अलग अलग स्तर पर है। हम लोगों ने कहा कि भाई आप बुनकरों का माल खरीदिए, वो बात हो रही है। लेकिन कई चीजों की बात कही गई। एक बात सबको समझना चाहिए, नए दौर के बारे में जानना चाहिए, वरना कभी बीते जमाने में कोई बात होती थी और वो आपके जेहन में है, उसके आधार पर आज कोई बात आप कह रहे हैं तो बात सच्चाई को भी जानना चाहिए। अब सरकार तो कोई प्रोक्योरमेंट कर दे रही, यहाँ तक कि सिपाही को भी जो ड्रेस मिलता था, हमने उसके लिए उनको नगद पैसा देना शुरू किया कि भाई आप बाजार से खरीद लीजिए। क्योंकि हमने देखा बिहार के पुलिस वालों का ये हालत था कि साहब किसी का फुल पैंट है तो जमीन में लौट रहा और कोई का फुल पैंट उटंग था, ऊपर था, तो सिला के दिया जाता था। सिपाही है, कोई बोल भी नहीं सकता, तो देखने में भी खराब लगता था उनका पोशाक। तो हमने कहा कि भाई कपड़ा ऐसी चीज है कि हर आदमी का अलग अलग नाप होता है, तो नाप के हिसाब से अपना कपड़ा सिलाइए। हम उनको पैसा सालाना दे देते हैं और वो कपड़ा सिलाते हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे लोगों को जहां जहां देना है तो कपड़े के लिए पैसा दिया जा रहा है। अब वो खरीदने वाली प्रथा नहीं है। आपको मालूम होगा खरीदने में कितना घोटाला हुआ और कितनी जांच होती रही। तो हम तो अब लोगों को सीधे पैसा देते हैं। लड़कियों को साइकिल देने की योजना हमने शुरू की, तो साइकिल खरीदने के लिए पैसा दिया। हम साइकिल नहीं खरीदने के, इसलिए कि साइकिल कितनी भी ईमानदारी से ऊपर के स्तर पर हम लोग करें, अब कौन कहां क्या दो पैसा इधर से उधर कर लेगा। और साइकिल हम क्या बांटेंगे, साइकिल घोटाला की चर्चा होती रहे। तो हमने कहा कि अभी घोटाला बिहार में क्या क्या नहीं हुआ था, कौन कौन टाइप का घोटाला नहीं हुआ था। चारा घोटाला हो गया था, बताइए, जानवर के चारा का घोटाला हो गया, तो जंगल के लकड़ी का घोटाला हो गया। यही नहीं, अलकतरा तक का घोटाला हो गया। बताइए, जंगल का लकड़ी बन गया, चारा खा के पचा सकता है, अलकतरा पी सकता है, लेकिन तरह तरह का घोटाला, मेधा घोटाला भी हो गया। इसलिए हमने कहा कि अब आगे घोटाले न हो पाए, तो हमने कहा कि सीधे लाभान्वितों को पैसा दो। वो स्कीम चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। अब अगर वो नहीं खरीदे पैसा लेकर के तो उसकी गलती, उसके ऊपर आरोप लगेगा कि तुमने क्यों पैसा लेकर के नहीं खरीदा। अब कोई सरकार के अधिकारी पर या सरकार के मंत्री पर कोई नहीं कहेगा कि खरीद फरोख्त में कुछ माल बना लिया। तो देखिए, नीतियां बदल रही। लड़कियों को हम पोशाक के लिए देते हैं, छठा क्लास, छठा, सातवां, आठवां, तो पोशाक के लिए हम पैसा देते हैं कि साल भर में 2 जोड़ी पोशाक, 1 जोड़ी जूती और 1 बैग जिसमें किताब और कॉपी खरीद करके स्कूल ले जाए। उसको हर साल 700 रुपया देते हैं, कोई परिवार की लड़की। इसलिए ये कई लोग मांग कर देते हैं, तुमको ये जानना चाहिए, ऐसी मांग करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि अब खरीद फरोख्त कौन करेगा, कौन खरीद फरोख्त करेगा। और खरीद फरोख्त करेगा तो इसकी कौन सी गारंटी है कि जेन्युइन बुनकर का ही खरीदेगा। बुनकर के नाम पर पता नहीं किसका कौन खरीद ले, और हम जांच ही कराते रहे, तो बुनकर को तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ, हमको जांच जरूर कराते रहना पड़ेगा। और आप लोगों को भी एप्लीकेशन बना करके, और 10 नेता आने वाले हैं तो 10 को फोटोकॉपी करा के जरूर बांटना पड़ेगा। तो आपको लाभ मिला या न मिला, टाइप करने वाला कंप्यूटर टाइप वाले को और फोटोकॉपियर को फायदा जरूर होगा। इसलिए कुछ बात रात साहब, जैसा आप जानते हैं, हम मुंह पर धोखे में किसी को नहीं रखते। अब आइए जो काम की बात है, जो होना चाहिए, जो आपके जनजीवन से संबंध है, तो उसमें एक चीज तो हमने 87 वाली बात की चर्चा कर दी। 2-3 विषय, एक है बिजली, दूसरा है कर्ज वाला जो माफी की बात थी, और तीसरा है स्वास्थ्य से संबंधित, और चौथा शिक्षा से संबंधित है स्कॉलरशिप का मामला कि जो बुनकर के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिले। तो ये 3-4 बातें हैं, इन चारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले जो किया गया उसकी भी हमने चर्चा कर, उसका लाभ नहीं उठा पाए, ये भी बात आ गई साथ, क्योंकि ये बातें आनी चाहिए। पंचायत
पंचायत में दोनों तरफ की बात साफ साफ होनी चाहिए। तो इसलिए हमने इन बातों को यहां पर रख दिया है। और फिर आप लोगों की मांग है यार्न बैग की भी, और यार्न को सूत को टाई करने का भी सेंटर बनाने की बात है। तो ये 3-4 चीजें हैं आपकी मुख्तसर। तो एक तो यार्न बैंक स्थापित हो, सरकार को उसमें बुनियादी ढांचा में मदद करनी है, तो उद्योग विभाग के लोग इस मामले में आपको पहल करेंगे, मदद करेंगे आपके साथ बात करके, क्योंकि हैंडलूम कोऑपरेटिव के द्वारा यार्न बैंक की स्थापना होगी और सरकार उनको बुनियादी ढांचे का, इंफ्रास्ट्रक्चर का मदद कर सकती है। उसी तरह से डाई करने का सेंटर, वो भी आपकी संस्था बनाएगी, सरकार उसमें जो भी बुनियादी ढांचे की सहूलियत होगी वो सहूलियत दे सकती है। अब एक स्कॉलरशिप के बारे में है, 8वें क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक, स्नातकोत्तर तक, एमए तक की पढ़ाई के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए। ये संभवतः मुख्यमंत्री के लेवल पर कोई कमेटी है। अब मुख्यमंत्री के लेवल पर कमेटी रहेगी तो मुख्यमंत्री के लेवल पर कमेटी की मीटिंग कब हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इतने समय की बात है, तो उसको हम नीचे के लेवल पर करेंगे कि कलेक्टर के लेवल पर, डीएम के लेवल पर मीटिंग हो जाए और जिनको जो सहायता मिलनी है, जो स्कॉलरशिप मिलना है वो मिल जाए, ताकि मुख्यमंत्री के लेवल की बैठक का लोग इंतजार नहीं करते रहे। फिर स्वास्थ्य के बारे में मोबाइल मेडिकल यूनिट भी की स्थापना हम लोगों ने की, लिया, जगह जगह जाता है। तो हेल्थ, हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, इस इलाके में मोबाइल मेडिकल यूनिट भी भेजेगा, उसमें डॉक्टर रहते हैं सब तरह की। स्वास्थ्य विभाग के सचिव भी यहाँ पर हमारे संजय कुमार जी मौजूद हैं, जो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी निदेशक भी। तो ये इस काम को करेंगे ताकि आपको स्वास्थ्य वगैरह की कोई दिक्कत नहीं हो। अब आइए दो अंत का, और जो सबसे जरूरी बात वो है बिजली। अब बिजली में जितने लोग बोले हैं, हमको ये लग गया 1.5 रुपया सब्सिडी देने पर भी लाभ नहीं लिए, मतलब मीटर आधारित आपको परेशानी। आप चाहते हैं कि फिक्स लगे, यही चाहते हैं ना, फिक्स चाहते हैं, नियत चार्ज चाहते हैं। तो हमने अभी बिजली बोर्ड के अध्यक्ष और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, हम लोगों ने अभी वही, जब अली अंसारी बोल रहे थे तब वही निर्णय ले रहे थे। तो अब आपको फिक्स्ड मीटर के बारे में यह बिजली बोर्ड निर्णय ले लेगा, ताकि फिक्स्ड मीटर आपको मिल जाए और हॉर्स पावर के हिसाब से उसका रेट लेते हैं। किस हिसाब से रेट लेते हैं? फिक्स्ड एचपी के रेट पर, एचपी के रेट पर आपका वो फिक्स करेंगे। तो एक तो आपकी यही मांग है ना, एक मांग है ना, तो आपकी इस मांग को मान रहे हैं और बिजली बोर्ड उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई। और इसके लिए आप जान लीजिए, इन दिनों रेगुलेटरी, बिजली का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना है कानून के हिसाब से, जरा कठिनाइयों को भी जान लीजिए। विद्युत नियामक आयोग बना है, अलग अलग किस्म के उपभोक्ता होते हैं, तो उनका जो उपभोक्ता है उसका एक अलग किस्म हम लोगों को बनाना पड़ेगा, और अलग किस्म बना करके सरकार ही कहेगी कि साहब हम इनको फिक्स देंगे, और उसके हिसाब से जो बिजली बोर्ड को घाटा होता है, अगर मीटर के हिसाब से देते तो आपके बारे में इनका कहना है कि 11 लाख यूनिट आपका कंजम्पशन है, खपत है, तो हम फिक्स देंगे। तो उस हिसाब से इनको जो नुकसान होगा यानी बिजली बोर्ड को, तो उसकी भरपाई राज्य सरकार को करनी पड़ेगी। तो अगर हम आपको फिक्स मीटर देने जा रहे हैं तो समझिए कि करोड़ों रुपया राज्य सरकार आपको बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली बोर्ड को देगी। ये बड़ा फैसला है, ये बड़ा फैसला। कहना बहुत आसान है, लेकिन ये सिर्फ बिजली बोर्ड की बात नहीं, अब कानून बन गया है, अब अथॉरिटी है, नियामक बन गया है, विद्युत नियामक आयोग।
प्राधिकार, अब वो तय करते हैं बिजली का दर। अगर हम समाज के किसी तबके को वो सहायता देना चाहते हैं तो फिर हमको यानी सरकार को उसके एवज में जो क्षति होगी उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। और बिजली के ऊपर बहुत ज्यादा आप निर्भर हैं, तो बिजली आपको मिलती रहे। और दूसरी बात हमने कही है, देखिए बिजली की किल्लत पूरे बिहार में और ये अभी आगे कुछ साल तक रहने वाली। अगर कोई भ्रम पाले तो भ्रम पाले, हम कुछ नहीं कर सकते। हमको जो बिहार मिला है उसमें 1 मेगावाट बिजली का अपना पैदावार बिहार का करता है। ये सब बाहर से बिजली जो लेते हैं उसी पर निर्भर है। हम लगे हुए बिजली घर बनाने में, बरौनी का अपने 500 मेगावाट का लगाने जा रहे हैं, कांठी में एनटीपीसी के साथ मिलकर हम लगा रहे हैं, नबीनगर में 2000 मेगावाट का बिजली प्लांट लगा रहे हैं। ये कहलगांव का एनटीपीसी का जो विस्तार हुआ, हमारे पहले वालों ने ज्यादा बिजली की मांग नहीं की वहां से, इसलिए जो कोटा है उतना ही मिला। हम बाद में लड़ते रहे कि हमको ज्यादा बिजली चाहिए, लेकिन जिस समय कहलगांव के विस्तार का काम शुरू हुआ उस समय की राज्य सरकार को दावा ठोकना चाहिए था, नहीं तो वहां से भी हमको ज्यादा बिजली मिली। वो दावा ठोके नहीं, वक्त चूक गए। अब कितना हम लोग इसके लिए लड़ाई किए। ये हमारे जो विजेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, उद्योग मंत्री हैं, ये उस समय ऊर्जा मंत्री थे, इन्होंने इस सवाल को भी उठाया, लेकिन अब तो वो समय बीत गया। अब आगे वही हुआ बाढ़ में, दिल्ली में जब हम लोगों की सरकार, लेकिन लिया ही नहीं, छोड़ दिया, तो वही 10-15% जो कोटा है राज्य को मिलता है वही मिलेगा। अब हम फिर भिड़े, तब अब आगे जो उसका विस्तारीकरण हो रहा है, उस विस्तारीकरण में फिर हमको ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो साहब बिजली की जो किल्लत है, बिजली की जो समस्या है, वो आज की नहीं है। बहुत लोग बिहार में शौक से बिजली नहीं, बिजली नहीं, बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो, और ले लेकर के हमारा पुतला जलाते थे। तो हमने कहा कि अगर मेरे पुतला जलाने से बिजली अगर आ जाए तो पुआल का, दिया सलाई का हम इंतजाम करवा देंगे पूरा बिहार में, कि मेरा खूब पुतला बना के जलाइएगा, बिजली आ जाएगी। बिजली की समस्या है, अभी कुछ साल ये समस्या से हमको जूझना पड़ेगा। यही नहीं, निजी क्षेत्र के लोग भी बिजली घर, आपके इसी भागलपुर जिले में लगाना चाहते हैं लोग, उनको कोयला का लिंक नहीं मिला। भारत सरकार को कोयला का लिंक देना, बिजली बिना कोयला के तो बनेगा नहीं। अब कोयला का मालिक है भारत सरकार। 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक लिंक नहीं दिया। अब हम तो जो भी कोशिश कर रहे हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कर रहे हैं। तो बिजली की समस्या जटिल है। हम बिजली बाहर से लेते हैं। अभी हमने जाएगी अगले कुछ साल में, तो बिजली बिहार में इतनी रहेगी कि हम अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद दूसरे राज्य को बिजली देंगे। वो समय आएगा, ऐसा नहीं है कि वो समय नहीं आएगा, वो समय भी आएगा, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। ये हर किसी को समझना चाहिए। आज है किल्लत का वक्त, तो खैर किल्लत है। और गर्मी के दिन में क्या होता है, ये गंगा नदी पर बना दिया फरक्का में डैम और पानी दिया जाता है बांग्लादेश को। तो जितना दिन बांग्लादेश को पानी जाता है हिस्सा में, उतना दिन फरक्का का बिजली घर भी बैठ जाता है। और बिहार को बिजली जोड़े हुए हैं फरक्का से, और बिजली कम जाती है आपूर्ति, तो हंगामा होता रहता है। समस्या कहीं और है और निशाना कहीं और होता है। और क्या जवाब देना पड़ेगा, पर जब जवाब देना पड़ेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? पक्का आप जी मसविरा, आपकी तकलीफ क्या चाहते हैं? बजे से 1 बजे, 2 बजे से 5 बजे और रात में 10 बजे से 4 बजे तक ये दे सकते हैं। मंजूर है? तो यही आप बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। एक एक इंडिविजुअल के विचार हम लोग, आप लोगों को हम एक बार और सुझाव देंगे कि फिर से
ओटीएस स्कीम निकाल दीजिए, डीपीएस खत्म कर दीजिए, मूलधन अगर कोई दे सके तो उनसे आप लीजिए, उनको एक अवसर और दीजिए, और ये फिक्स वाला नया कनेक्शन आप सब लोगों को देने के लिए यहाँ बैठ करके बिजली बोर्ड का कोई समझदार अफसर को यहाँ पर लगाइए। आपके जीएम साहब कहाँ हैं? फिक्स मीटर के बारे में फैसला लेकर के वो इनको कराइए, और जैसा आपके चेयरमैन साहब ने कहा उस हिसाब से बिजली की निर्बाध आपूर्ति कीजिए। पक्का है? देखिए जीएम साहब आप भी आ जाइए ऊपर क्या बोर्ड के, तो ये सब है बिजली बोर्ड के अध्यक्ष जी हैं। आपका अफसर थे, हमारे समय में अच्छा काम करते थे तो रेलवे वालों से कह करके हमें कि फिर हमारा हिसाब किताब गड़बड़ाएगा। अब आप भाइयों और बहनों को भी बैंक से जो कर्ज लेंगे अपने पेशेवर कार्य के, बुनकरी के काम के लिए जो कर्ज लेंगे उस पर भी उनको 4% का ही ब्याज लगेगा, बाकी ब्याज हम आपको सब्सिडी के तौर पर अदा कर देंगे। हैंडलूम वाले और पावरलूम वाले आपस में मत उलझिए, हम वहां से चल के सबको लेके आ गए पंचायत यहीं पर उलझ जाइएगा तो लोग क्या करेंगे? खाली अपना अपना सोचता है। तो इसलिए और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपकी बात हमने ध्यानपूर्वक सुनी, और एक यहाँ की समस्या जो इतनी आई है इसके लिए एक समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाएगी, जिसमें डीएम, एसपी, बिजली विभाग के जीएम जिनको अभी आपके सामने खड़ा किया, हैंडलूम के निर्देशक, ताकि कोई बिहार सरकार से काम हो तो वो उसका हल हो, फिर यहाँ के बैंक वाले जो लीड बैंक के हैं, एलडीएम कहलाते हैं, वो रहेंगे, और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक जो होते हैं वो रहेंगे, वो इसके संयोजक बनाए जाएंगे। और इस तरह से जो आप